हेलो दोस्तों। हम लेके आ गए हैं अपना सेकंड लेक्चर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ये हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीरीज उसको कंप्लीट करने के लिए। यह हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं उस रिएक्शन में देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, किससे हम चीज़ें क्या पहचानेंगे, क्या दिया गया है। उसको समझने का एक अच्छा तरीका होता है कि केमिकल रिएक्शन को समझें और किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस तरीकों को भी जानें, क्योंकि ये बेसिक होता है हमारे केमिकल रिएक्शन का। तो इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, वो सब समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये बेसिक चैप्टर है, तो इसको हमको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन सबसे पहले। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का मेथड है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है वो एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सिंबल के हेल्प से और फार्मूले से। ठीक है, फार्मूले का जो फार्मूला होगा उसके हम लोग सिंबल यूज करेंगे और सिंबल से ही हम लोग क्या बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, एंड सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और उनके जो सब्सटेंस होंगे उनके हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कोई ना कोई सब्सटेंस होगा और उस सब्सटेंस का हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उसके सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वही केमिकल इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई एसिड ले लें, जैसे कि या एक कोई बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद ये रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलने वाला है, वाटर मिलेगा। ये हमारी एसिड बेस की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई, लेकिन हमने जो सब्सटेंस यूज किए हैं उस सब्सटेंस के नाम लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं ये केमिकल रिएक्शन है पर केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम लोग जब केमिकल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसके हम लोग सिंबल को इस्तेमाल कर लें। जैसे कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका सिंबल इस्तेमाल किया, ये केमिकल केमिकल जो सब्सटेंस है उसका नाम है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCl। ठीक है, और ये रिएक्शन एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट की ओर हमेशा एरो प्रोडक्ट की ओर दिखाता है। ठीक है, इसको भी समझते रहिए। और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और वाटर H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जितने भी केमिकल इक्वेशंस हमने लिखना सीख लिया, तो उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और अनबैलेंस। जैसे कि कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो वो पूरी तरीके से कभी कभी बैलेंस भी होती है, कभी कभी अनबैलेंस भी होती है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो कोई रिएक्शन अनबैलेंस कब है, बैलेंस कब है, उसको समझते हैं कि कैसे होती है अनबैलेंस, कब होती है बैलेंस। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखें उसको क्या करें, पहले बैलेंस करें।
तो बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखी जाती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल, अब पहले देख लेते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस कंबाइन टू रिएक्ट, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में कंबाइन करते हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो उस रिएक्टेंट में, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में, ठीक है, जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड एलिमेंट के जो एटम हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, समझने का तो बेहतर तरीका होता है एग्जांपल ही, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बैलेंस के लिए, जैसे ले लें, मान लीजिए जिंक। जिंक रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? ले लेते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देखिए इस रिएक्शन में देखिए तो ये पूरी तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए यहाँ जिंक के एलिमेंट के एक एटम, यहाँ जिंक एलिमेंट के एक एटम, यहाँ पे सल्फर का एक एटम, यहाँ पे सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो दोनों क्या है? सेम है, दोनों साइड इक्वल है। तो ये क्या हो गई? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर किसी, ये क्या है? ये वाला हमारा पूरा भाग क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है? रिएक्टेंट है। और ये वाला भाग हमारा क्या है? ये पूरा भाग क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों में जो एलिमेंट के एटम यूज किए गए हैं रिएक्शन के दौरान, उन सभी एटम दोनों साइड क्या हो? बराबर हो, तो वो हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा अच्छा किया क्यों जाता है? बैलेंस करते क्यों हैं हम इसको, ठीक है, इसको बैलेंस क्यों करने की जरूरत पड़ी? ना करें तब भी काम चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या क्या है कि आप 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, 9th पढ़ के आए हुए हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, पढ़े होंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस लॉ में यह चीज पढ़ा होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जैसे हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना एनर्जी कभी क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। उसी प्रकार से ये मास भी होता है किसी भी चीज का, कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक मास दूसरे मास में, या दूसरे एक सब्सटेंस का मास दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रिएक्टेंट के दौरान हम लोगों ने जितना रिएक्टेंट यूज किया है उतना ही हमें प्रोडक्ट मिला है। तो कैसे ज्यादा हो सकता है? हमने मान लीजिए जैसे 1 किलो चीनी लिया, ठीक है, 1 किलो चीनी लिया और उसमें कुछ पानी डाला, ठीक है, और उसके बाद कुछ दूध डाला, उसको मिला करके हमने एक मिठाई बनाई, ठीक है। अब वो जो बर्फी या मिठाई बनाई हमने, अब देखेंगे तो उसका मास और उसका मास, अब कुछ पानी उबल के बाहर निकलेगा, दूध से भी निकलेगा, तो वो उसका मास अलग जोड़ लीजिए और उसका मास अलग मिठाई का, आप देखेंगे तो दोनों का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब वो हमारा एक जो चीजें हमने यूज किया था वो उतना बना। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कहाँ गया? वो किसी ना किसी फॉर्म में अलग हुआ है, ऐसा नहीं वो कहीं गायब हो जाएगा, वो तो रहेगा उसका मास, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो चीजें हमने आपस में रिएक्शन करवाए हैं वो आपस में मिल करके उतना ही चीज बनेगा जितना हमने रिएक्शन करवाया है, जितना उसके मास यूज किए हैं उतना ही मास में हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कभी भी कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको देने वाले क्या नाम क्या था? एंटोनी लिवोइजियर, ठीक है, सुने होंगे नाम, ठीक है, एंटोनी लिवोइजियर। इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। तो एक परफेक्ट इक्वेशन मानी जाती है।
तो आइए आगे हम लोग सीखते हैं अनबैलेंस क्या होता है। देखिए अनबैलेंस, देखते हैं अनबैलेंस क्या होता है। अनबैलेंस क्या होता है समझ लेते हैं। वही चीज कि एक साइड क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, दोनों में से किसी एक साइड किसी एटम का, जो एलिमेंट के एटम है उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनके एटम से कम या ज्यादा होंगे, वही क्या होगा अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे एक लिखते हैं रिएक्शंस, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं और ये डेफिनेशन भी आप समझ लीजिए। an unbalanced chemical equation has an unequal number of atom of one or more elements in the reactant and product। ठीक है, क्या होगा किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड में एक या एक से अधिक, ठीक है, एटम एलिमेंट के एटम्स कम या ज्यादा होंगे बोथ साइड, ठीक है, तो वो क्या होगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे H2O2, ठीक है, मिल करके क्या बनता है H2O, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम और कंबाइन करके क्या बना है, वाटर का फॉर्म हुआ है। अब वाटर के हाइड्रोजन में तो 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है पर ऑक्सीजन क्या है अनबैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम, तो ये क्या है अनबैलेंस है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखिए दोनों साइड अगर किसी एटम का कम या ज्यादा है उसे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे हम आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए कोई भी अगर हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेटिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको हमें समझना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ समझते हैं, जैसे कि कोई इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, उस इक्वेशन के दौरान जो हमने एलिमेंट यूज किया है, रिएक्टेंट यूज किए हैं, उसमें या तो वो उनके स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है, कलर चेंज होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो सभी चीजें वहां पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई रिएक्शन के दौरान वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे हमने सोडियम यूज किया था अभी, ठीक है, सोडियम ये क्या है सॉलिड स्टेट में रहता है, मेटल है। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सॉलिड में है तो उसके लिए हम लोग यस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन के आप साइड में देखिएगा, राइट साइड में लिखा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है सॉलिड है तो यस लिखेंगे। अगर कोई लिक्विड है तो क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, ठीक है, जिसमें वाटर हो, ठीक है, वाटर हो, सिर्फ वाटर हो, ठीक है, लिक्विड हो उसे एल लिखेंगे। और कोई चीज वाटर के साथ कुछ और चीजें मिक्स हो, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, क्या होना चाहिए सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या बोलते हैं एक्वस। कोई सब्सटेंस हो जिसके अंदर वाटर मिलाया गया हो और एक प्रकार का सॉल्यूशन बना हो, उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं, ठीक है। और कोई चीज गैस हो, अगर गैस हो, ठीक है, तो गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं जी लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई गैस है तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं जी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे आप पता चल सकता है। और अगर कोई गैस इवल्यूट हो रही है तो उसके लिए हम लोग ऊपर साइड एरो बनाएंगे। अगर कोई पीपीटी प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके लिए भी सॉलिड रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेसिपिटेट के लिए नीचे साइड का एरो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सभी इक्वेशन में वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इससे आप पहचान जाएंगे कि उस जो रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसका क्या स्टेट होने वाला है, उस स्टेट को हम लोग यहां से पकड़ते हैं, ठीक है, कि क्या स्टेट रहने वाला उसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इससे हम लोग ये जान पाएंगे कि वो जो सब्सटेंस बना है रिएक्टेंट या जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, दोनों साइड जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं वो लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, क्या है, ठीक है, एक्वस में है, ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं।
सभी रिएक्शंस में। तो लिखा हुआ दिखेगा, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ये सभी चीजें समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं अब कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, किन मेथड से, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा हर साल बोर्ड में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। देखिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से करते हैं वो समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल बोथ साइड, ठीक है, जितने जैसे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, हम लोग ने समझ चुके हैं। ठीक है, तो उस इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट के एटम्स हैं, उन एटम्स को दोनों साइड इक्वल कर देना, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कर देना ही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसके कई सारे मेथड हैं, उन मेथड्स को हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा वो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, ये इक्वेशन दी गई है आपको, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी अनबैलेंस। ठीक है, देखिए, कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स बैलेंस, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स। तो ये आपका हाइड्रोजन क्या दिख रहा है, अनबैलेंस दिख रहा है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हैं कैसे होता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, मेटल को बैलेंस करिए। ठीक है, क्या करिए, मेटल को बैलेंस करिए। मेटल में देखिए, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सभी क्या है, मेटल है। तो इन सबको पहले बैलेंस करना। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं। और दूसरा नंबर देखिएगा, उसमें उस इक्वेशन में कौन सी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उन नॉन मेटल जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सभी नॉन मेटल, सभी जितने भी नॉन मेटल हैं उनको बैलेंस करिएगा। फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा, फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिएगा। ठीक है, इन सभी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करिएगा, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, जैसे ही आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर जाएंगे मेटल के पास, मेटल बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, उसी प्रकार से आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले कार्बन को देखिए, कार्बन नॉन मेटल है, मेटल इसमें कोई दिख नहीं रहा, इस वजह से नॉन मेटल पे ही आते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल देखिए, कार्बन अनबैलेंस, फिर आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है, इधर कितना है 2 है, और इधर कितना है 1। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो इसको हमें क्या करना है, 3 करना है। तो 3 करने के लिए हम देख लेते हैं एक बार, जैसे छोटी इक्वेशन हो तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे, क्योंकि दोनों एक साथ करना है तो दोनों एक साथ हो जाए तो और अच्छी बात है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इधर संख्या ऑक्सीजन की बढ़ने वाली है। तो क्या करिए, इधर हम लोग लगा देते हैं पहले 2। ठीक है, अब जैसे ही हमने 2 लगाया, यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, और कोई नॉन मेटल इधर दिख नहीं रहा, तो उसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2, टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ 4। अब इधर सिंपली क्या कर दीजिए, आप 2 लगा दीजिए। ये देखिए, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। आइए और सारे एग्जांपल सीखते हैं, जिससे अच्छे से हम लोग क्या करें, इस चीज को सीख जाए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे बैलेंस करने में। जो भी आपको कोई इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आगे कोई बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का कोई एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल,
उसमें हम लोग सभी इक्वेशन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है।